तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपकी कभी जॉब चली जाए या पर कभी मेडिकल इमरजेंसी ही आ जाए और इन सब में ना आप अपनी EMI ना भर पाए तो आपके साथ क्या होगा? क्या रिकवरी एजेंट आपके सीधा घर पर आ जाएंगे? क्या आपको जेल हो जाएगी या फिर बैंक आपका घर या फिर आपकी गाड़ी तुरंत बेच देंगे? ये सवाल ना दोस्तों हर उस इंसान के मन में आता है जिसने लोन लिया है। और इंडिया में ना लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह का लोन पे कर रहे हैं। आज ना हम इस वीडियो में लोन डिफॉल्ट की पूरी सच्चाई जानेंगे और वो भी बिना किसी फिल्टर के। हम इस वीडियो में देखेंगे कि 30, 60, 90 और 180 दिन के बाद क्या एग्जैक्टली एक्शन लिया जाता है। और सबसे जरूरी, अगर आप अपना लोन सेटल करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके सिविल पर क्या होगा, आपका सिविल स्कोर कितना नीचे गिर जाएगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ना एक अच्छी खबर है कि अगर आप कभी कोई लोन डिफॉल्ट करते हो ना तो आप तब भी एक बोरोवर ही होते हो, ना कि कोई एक क्रिमिनल। और आपके पास ना कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसे बैंक्स या फिर रिकवरी एजेंट्स भी तोड़ नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ना ये सारी बातें नहीं जानते, इसलिए उन्हें डराया जाता है। तो नंबर 1, फेयर प्रैक्टिस कोड। तो RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक ना कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी, हैरेसमेंट, गाली गलौज, धमकी या फिर फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कोई करता है तो ये ना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप इसके बारे में ना पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो। नंबर 2, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। बैंक और रिकवरी एजेंट को ना आपको कांटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को या फिर आपके पड़ोसियों को या फिर आपके ऑफिस के कलीग्स को ना फोन करके आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप RBI ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 3, एजेंट टाइम एंड ID रूल। रिकवरी एजेंट को ना आपके घर पर आने से पहले ना आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, उनके पास वैलिड ID कार्ड, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। वो आपके घर पर सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आ नहीं सकते। और वो आपके घर पर ना फोर्सफुली नहीं घुस सकते, ये इनलीगल है। नंबर 4, जेल नहीं होगी। लोन डिफॉल्ट ना एक सिविल केस है, कोई क्रिमिनल केस नहीं जिसमें आपको जेल हो सकती है। मतलब नॉर्मल डिफॉल्ट्स पर ना आपको जेल नहीं हो सकती। अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, जैसे कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या फिर चेक बाउंस होने के बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे केस में ना आपको सेक्शन 138 के अंदर क्रिमिनल केस बन सकता है। यह आपके ना बेसिक राइट्स है, इसे ना याद करके रखें और किसी से भी डरिए नहीं। अब इसके बाद समझते हैं कि लोन डिफॉल्ट होने पर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो देखो, लोन्स के ना 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट्स ना इसी लोन में यानी कि अनसिक्योर्ड लोन्स में होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल। क्योंकि इसमें ना बैंक आपसे किसी भी तरीके का ना कोलैटरल नहीं रखता, इसलिए बैंक्स को ना प्रेशर टैक्टिक्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। रिकवरी की पूरी प्रोसेस ना DPDs पर बेस होती है, यानी कि डेज पास्ट ड्यूज पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं 0 से 30 डेज का इनिशियल डिफॉल्ट फेज। तो जैसे ही आपकी EMI बाउंस हो जाती है ना तो वैसे ही बैंक का ऑटोमेटेड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पहले 7 से 10 दिन में ना आपको SMS या फिर ईमेल पे ना आपको रिमाइंडर भेजा जाता है। उसके बाद ना आपको कॉल सेंटर से ना सॉफ्ट कॉल्स आना शुरू हो जाता है, जैसे कि सर आपकी EMI पेंडिंग है, कृपया जल्दी पे कर दीजिए। इससे आपके सिविल पर ना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि आप 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट कर देते हो। अब इसके बाद आता है 30 से 60 दिन का टाइम पीरियड। अब 30 से 60 दिन में ना आपका अकाउंट SME 1 कैटेगरी में आ जाता है। अब आपको कॉल्स ब्रांच मैनेजर या फिर कलेक्शन डिपार्टमेंट से आएगा, जिनका बात करने का ढंग थोड़ा सीरियस होगा, जैसे कि सर आपका पेमेंट 30 दिन से पेंडिंग है, अर्जेंट पेमेंट करवा दीजिए वरना अकाउंट NPA में चला जाएगा। कुछ बैंक्स ना आपके घर पर या फिर आपके ऑफिस पर ना कलेक्शन एजेंट्स को भेज सकता है। इस टाइम पीरियड में ना आपका सिविल गिरना शुरू हो जाता है। हर महीने आपका सिविल 20 से 50 पॉइंट तक गिरना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद ना 60 दिन से 90 दिन का टाइम पीरियड। अब इस सिचुएशन में ना आपका केस SME के 2 कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता है। अब बैंक्स आपके ऊपर ना सीरियसली कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉल्स की फ्रीक्वेंसी ना बढ़ जाएगी। आपको एक दिन में 5 से लेकर 7 कॉल्स तक भी आ सकते हैं। रिकवरी एजेंट्स ना आपके घर पर या फिर आपके ऑफिस पर आना शुरू कर सकते हैं। ईमेल्स और लीगल लैंग्वेज वाले लेटर्स भी आपके घर पर आना शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन में ना
रिकवरी एजेंट्स को ना टारगेट दिया जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर ना लोन रिकवर होना चाहिए, वरना लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। इसीलिए प्रेशर ना इस केस में मैक्सिमम लेवल पर ना होता है। आपका सिविल स्कोर ना सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो चुका होगा, यूजुअली 100 पॉइंट्स तक। अब इसके बाद आता है 90 डेज। 90 डेज कंप्लीट होते ही ना आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर किया जाता है। अब ये बैंक्स के बुक्स में ना बैड लोन्स डिक्लेयर किया जाता है। बैंक्स को ना आरबीआई को डिक्लेयर करना होता है कि ये लोन एनपीए हो चुका है। अब इसके बाद ना आपको 3 तरीके के नोटिस भेजे जाएंगे। नंबर 1, सेक्शन 138 का नोटिस। अगर आपने बैंक्स को चेक दिया था और वो बाउंस हो गया है तो ये एक क्रिमिनल केस बन सकता है। इसमें ना आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट सबमिट करना होता है, वरना आप पर कोर्ट केस हो सकती है। नंबर 2, LRN यानी लोन रिकवरी नोटिस। इस नोटिस में ना बैंक्स आपको लीगल एक्शन लेने की वार्निंग्स देता है। नंबर 3, DLN यानी डिमांड लीगल नोटिस। इसमें ना बैंक्स आपसे पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिमांड करता है, जैसे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज। इस सिचुएशन में ना आपका सिविल राइट ऑफ की तरफ जा रहा होता है। अब इसके बाद ना 90 डेज से लेकर 180 डेज तक अब बैंक्स ऐसी सिचुएशन में ना थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसीज को हायर करता है। ये ना प्रोफेशनल रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो कि कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। जितना रिकवर करेंगे उतना उनका इंसेंटिव बनेगा, और इसीलिए ना ये इतना अग्रेसिवली काम करते हैं। ये लोग ना आपके घर पर डेली विजिट्स करते हैं, आपके घर के आस पड़ोस के नेबर से बातें करते हैं, आपके वर्क प्लेस पर भी आते हैं, और आपके सबके सामने ये लोग बेइज्जत भी कर सकते हैं। इस केस में ना अगर आपका लोन अमाउंट अगर बड़ा अमाउंट है तो बैंक सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो बैंक को 180 दिन बाद जाकर ये रियलाइज होता है कि आप उनके लोन का अमाउंट नहीं क्लियर कर पाओगे, तो वो लोग खुद से ना लोन सेटलमेंट की बात करते हैं। तो बैंक कहता है कि देखो यार, आप ना हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप हमें वापस कर दीजिए, आप इंटरेस्ट और पेनल्टी ना भूल जाइए। आपको ये सुनने में ना काफी अच्छा लगेगा, है ना, पर ये एक ट्रैप है। लोन सेटलमेंट का मतलब होता है कि बैंक के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना उससे कम अमाउंट में लोन को क्लोज कर देना। पर अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपके सिविल पर ना एक परमानेंट डैमेज पड़ जाता है। अगर आप अपने लोन में अगर 1 रुपए भी कम देकर अगर वो आप लोन सेटल करवाते हो ना तो वो आपके सिविल रिपोर्ट में सेटल या फिर राइट ऑफ करके मार्क हो जाता है, और ये जो मार्क होता है ना वो आपके सिविल स्कोर में 7 सालों तक रहता है। अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अपना लोन सेटल ही करना है तो मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ या ट्रिक्स बताता हूँ, वो आप ध्यान में जरूर रखना। आप जब अपने लोन को ना सेटल करवाने वाले हो तब आप एक चीज याद रखना कि सेटलमेंट की बात ना सिर्फ फोन पर मत करो, प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट लेना बहुत जरूरी है, जिसमें ये लिखा होगा कि आप कितना अमाउंट दोगे और लोन फुल्ली क्लोज हो जाएगा। आपके लोन में सेटलमेंट अमाउंट का पेमेंट करने के बाद ना एनओसी और लोन क्लोजर सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। आप जब सेटलमेंट का पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद 45 डेज के बाद ना आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है कि वो लोन आपको कैसा दिखाई दे रहा है। एक तो आपको सेटल दिखाई दे रहा होगा या फिर आपको क्लोज दिखाई दे रहा होगा विद बैलेंस ऑफ 0 रुपीज। तो जब आप अपने लोन को सेटल करते हो ना तो उस टाइम पर ना बैंक को सेटलमेंट में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। बैंक का यही मोटो होता है कि कुछ रिकवर करना बेटर देन नथिंग। तो आप भी इस चीज को ध्यान रखो और अच्छे से अच्छे नेगोशिएट करो। आप जितना मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट को लो कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। अब इसके बाद हम समझते हैं लोन्स का सेकेंड पॉइंट, जो कि है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में ना गेम बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है, क्योंकि बैंक के पास ना आपकी सिक्योरिटी होती है, यानी कि कोलैटरल होता है। मतलब बैंक्स आपके प्रॉपर्टी का डायरेक्टली ऑक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं होम लोन डिफॉल्ट। तो होम लोन डिफॉल्ट ना सबसे सीरियस मैटर्स है, क्योंकि इसमें करोड़ ऑफ रुपीज और आपका घर भी इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको इसका टाइमलाइन और प्रोसेस बताऊं तो 90 डेज में आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। 60 दिन में आपको बैंक सरफाइसी एक्ट के तहत नोटिस भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि 60 दिन में पूरा पैसा रिपे करो, वरना प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। 30 दिन आपके ऑब्जेक्शन पीरियड का टाइम होता है। अगर ये टाइमलाइन में ना कोई रीसोल्यूशन अगर नहीं होता तो बैंक चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की हेल्प से आपके प्रॉपर्टी पर फिजिकल कब्जा कर सकते हैं। एक अथॉराइज ऑफिसर आपके घर पर आता है और आपकी प्रॉपर्टी को सील करके चला जाता है। आपके प्रॉपर्टी का पब्लिक ऑक्शन किया जाता है। अगर ऑक्शन का प्राइस आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा होता है
तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वापस मिलता है, अगर कम है तो आपको बाकी का अमाउंट देना पड़ेगा। होम लोन के केस में ना सेटलमेंट का मतलब है आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी पर वेवर। बैंक कभी भी होम लोन में ना आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर वे ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को ये पता होता है कि वो अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो रिकवर हो ही जाएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कार लोन डिफॉल्ट के बारे में। तो कार लोन में ना बैंक को ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कार एक ना मूवेबल एसेट है। अगर इसकी टाइमलाइन एंड प्रोसेस की मैं अगर बात करूं तो 30 से 60 दिन तक आपको कॉल्स या फिर आपको वार्निंग्स आएंगी। 60 से 90 दिन तक बैंक आपको नोटिसेस भेजना चालू कर देता है। 90 दिन हो जाने के बाद बैंक अपने ऑथोराइज एजेंट के साथ आता है आपकी कार सीज करने के लिए। आपके ऑफिस के पार्किंग से या रोड पर से भी आपकी कार सीज कर सकता है। इसके लिए ना किसी भी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह एग्रीमेंट में लिखा होता है। आपकी कार सीज होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू चेक की जाती है और उसका ऑक्शन किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं गोल्ड लोन डिफॉल्ट्स। तो गोल्ड लोन ना सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ना सेटलमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। मैं इसकी आपको टाइमलाइन एंड प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप 90 डेज तक गोल्ड लोन का पेमेंट अगर नहीं करते हो तो बैंक को ये लीगली राइट्स मिल जाते हैं कि वो आपके गोल्ड का ऑक्शन कर सकते हैं। बैंक आपको ऑक्शन के 7 दिन पहले ही नोटिस भेज देता है कि बैंक आपके गोल्ड लोन का ऑक्शन करने वाली है। गोल्ड लोन में ना जब आपका लोन सेटल होता है ना तब उसका इम्पैक्ट सिविल पर बहुत कम ही होता है, एकदम यूजुअली ना के बराबर। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर तुम्हें इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ भी सवाल है जो आपको पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको उस हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप SBI होम लोन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैंने इस वीडियो में SBI होम लोन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है कि होम लोन के SBI में कितने टाइप्स है, आपको कितने तरीके के होम लोन्स इसमें मिलते हैं। A to Z सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो को क्लिक करके आप होम लोन के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो।